तो हमने जैसे वो 1-1 रुपए की चुस्की आती है, पेप्सी आती है, तो बना के बेचने का काम भी किया है, सेल्समैन का, दुकान दुकान जाके उस तरह से। तो घर पे ही बनाते थे पापा, दीदी, मैं, ये तो बनाते थे, बेचते थे। मम्मी का सिलाई में हाथ बटाया है। फिर उसके बाद मैंने ई मित्र पे भी काम किया है। मेरी दीदी की पढ़ाई छूट चुकी थी पैसे के लिए, नीचे से दूसरे या तीसरे स्थान पे था। तो नीचे से दूसरे तीसरे स्थान पे होने के बाद उम्मीदें लगभग टूट जाती है, अब मनोबल पूरा गिर जाता। मम्मी ने थोड़ा सिलाई करके घर चलाया। क्या होता है कि स्कूल के स्तर पे आपको टीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं, आपको बता देते हैं कि ये करिए वो करिए। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में हो जाते हो तो आपको डीप स्टडी करनी होती है, आपको ऐसे टीचर्स नहीं मिले। अच्छे लोगों के संपर्क में आते हो तो वो आपको बताते हैं। कमरा था, हम 4 उसी में ही रहते थे। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू जिले के मलसीसर ग्राम पंचायत में, जहां पे मैं आपको आज एक ऐसा मोटिवेशनल एक वीडियो दिखाने और बताने आया हूं जिससे आज का युवा इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। कहा है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। ऐसे ही अपनी लगन मेहनत से और अपनी सकारात्मक सोच के साथ एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। मुकाम ही हासिल नहीं किया, इसके साथ सबसे बड़ा और अच्छा रिजल्ट दिया है। नाम है चंद्र प्रकाश प्रजापति। चंद्र प्रकाश ने अनुसंधान केंद्र में सहायक वैज्ञानिक के पद पर पूरे भारत में ओबीसी वर्ग में पहला स्थान पाया है। आइए उनसे बात करते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, घर वालों को खुश किया है। आज मलसीसर फूला नहीं समा रहा, पूरे गांव में खुशी की लहर है। सब लोग घर आकर बधाइयाँ दे रहे हैं। जनमानस शेखावाटी भी आप सबके साथ आज उनके विचार साझा कर रही है। आइए उनसे बात करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले बधाई हो। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, अपने परिवार को, अपने गांव वालों को खुश किया है। ये किस पद के लिए आप सिलेक्ट हुए इसमें? जी, मैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में सहायक वैज्ञानिक के पद पे चयनित हुआ हूँ, जो कि फिजिक्स ब्रांच से है। आपका कौन सी रैंक है? जी, मेरा उसमें ओबीसी में प्रथम रैंक है। बहुत अच्छा रिजल्ट। क्या सब्जेक्ट रहा था आपका ग्रेजुएशन में? सर, मेरा जो सामान्य बीएससी में होता है, फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है। फिर उसके बाद मैंने एमएससी किया, मास्टर्स किया फिज़िक्स में, भौतिकी। और उसके बाद मैंने एमएससी के दौरान ही 6 महीने में और आईआईए बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स बेंगलोर में मैंने प्रोजेक्ट किया था। यह आपका कौन सा प्रयास था? जी, ये मेरा लगभग, मैं गिन नहीं सकता, लेकिन 8वां या 9वां कह सकते हैं आप, ये प्रयास था। अच्छा। इसके बारे में आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है? जी, मेरी यही गांव से हुई है, सामान्य बिल्कुल छोटे मोटे विद्यालय से। आप सरकारी भी कह सकते हो, बिल्कुल सरकारी जैसे विद्यालय थे। अच्छा, तो आपने ये जो तैयारी की, ये कोचिंग में या घर पर कैसी तैयारी की आपने? जी, मैं जैसे ही एमएससी के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। तो वहाँ चीज़ें पता चली कि हाँ भाई, बीआरसी जैसा कुछ होता है, आरआर कैट जैसा कुछ होता है, इस तरह के भी कोई एग्ज़ाम होते हैं जिनकी हम तैयारी कर सकते हैं। हम वैज्ञानिक के पढ़ते जा सकते हैं या फिर कई सी कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि कर सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। इसके लिए हर युवा का एक सपना होता है, ये समझे कि ये मेरा आइडियल है। तो किसका नाम लेना चाहेंगे आप? जी, मैंने जिस तरह से फ़िज़िक्स में पढ़ाई की, तो जो फ़िज़िक्स के फादर्स हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, न्यूटन है, गैलीलियो हैं, इनसे तो मैं प्रभावित हूँ ही। साथ ही साथ जैसे इंडिया के जो मिसाइल मैन हैं, अब्दुल कलाम, और जो होमी जहांगीर बाबा है, उनके बारे में एक वेब सीरीज़ भी है, मैं आपको बता दूं, रॉकेट बॉयज़ नाम से है। तो इस तरह की चीज़ें मैं देखना काफ़ी पसंद करता था। हालांकि जो जर्नी थी, इस दौरान मुझे कुछ अच्छे मित्र मिले जिनका साथ मिला। वो कदम कदम पे साथ देते रहे, बताते रहे कि इस तरह से होता, आप ये तैयारी करो, आपकी यहाँ कमियाँ रह रही है। तो वो हम पूरा करते रहे और यहाँ तक पहुँच पाए। और अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए। जी, देखिए, हम बिल्कुल ही, आप कह सकते हैं कि परिवार आप देख ही रहे हैं। और एक छोटे से कमरे से शुरुआत की थी, बहुत छोटा कमरा था, हम 4 उसी में ही रहते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1-1, 2-2 मकान किए। मम्मी ने थोड़ा सिलाई करके
घर चलाया उस तरह से, तो थोड़ा थोड़ा आता रहा। और एक मतलब इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वीक थे, उसमें क्या हुआ कि एक स्तर ऐसा भी आ गया जहाँ पे 10th में मेरे काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे, जैसे 84% थे, जो 10-12 साल पहले काफ़ी हुआ करते थे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी साइंस लेने की इच्छा थी, आसपास वालों ने भी बताया कि हाँ आप साइंस लीजिए, ऐसे लीजिए, तो थोड़ा समाज वालों ने भी 1 साल के लिए थोड़ा छात्रवृत्ति दी, तो उस समय थोड़ा प्रोत्साहन मिला मुझे। फिर उसके बाद 12वीं के बाद मैंने एक दुकान है जो ई मित्र की है हमारे पास वाले भैया जी, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया कि भाई परिवार को चलो कुछ सहायता मिल जाए थोड़ा। मतलब मुझे बीएससी करनी थी तो उसके लिए उन्होंने बुक्स दिला दी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती रही, हम कोई छोटा मोटा घर पे काम करते रहे, तो थोड़ा बहुत उस तरह से मम्मी का साथ दिया। और कह सकते हैं कि थोड़ा आर्थिक रूप से संघर्ष था उसमें। क्या नाम बताया मम्मी पापा और दादाजी का? पापा का नाम रतनलाल जी है, दादा का नाम नानू राम जी है। क्या करते हैं पापा? पापा पहले तो टीचर थे, फिर उसके बाद नहीं प्राइवेट थे, फिर उसके बाद थोड़ा बीमार हो गए, फिर अभी खुद की दुकान है वो चलाते हैं। आप एक आदमी के ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, उसकी ज़िंदगी को बदलाव करने वाला एक होता है, तो आपकी ज़िंदगी का किस पॉइंट को लेकर आप टर्निंग पॉइंट बताएंगे? जी देखो, जैसे ही मैं बीएससी में हुआ तो क्या होता है कि स्कूल के स्तर पे आपको टीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं, आपको बता देते हैं कि ये करिए वो करिए। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में हो जाते हो तो आपको डीप स्टडी करनी होती है, आपको ऐसे टीचर्स नहीं मिले, ना ही मुझे मिले, तो वो एक कमी खली मुझे। फिर उसके बाद मेरा जो कॉलेज था झुंझुनू में आरआर मोरार का, तो वहाँ से मुझे पता चला कि इसकी कोचिंग भी होती है, तो मैंने बीएससी की उन कोचिंग से नोट्स लिए, नोट्स से पढ़ाई की। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोचिंग में भी गया। फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझे पता चला कि आईआईटी जैम नाम का कुछ चीज़ होता है, तो वहाँ पे एक रेणु चौधरी नाम से एक मैडम थी, तो उन्होंने बताया कि TIFR होता है, ये होता है, वो होता है, आप इसरो में जा सकते हो, वो जा सकते हो। तो वहाँ पे मैंने वो कोचिंग ज्वाइन की, तो वो लगभग 6-7 महीने की। फिर उसके बाद मेरा MSc एंट्रेंस के थ्रू हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया। वहाँ से चीज़ें बदल गई अचानक से, क्योंकि क्या होता है आप अच्छे लोगों के संपर्क में आते हो तो वो आपको बताते हैं कि भाई ये जो आप चीज़ें सोच रहे हो, पटवारी, ग्राम सेवक, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो कोई भी कर लेगा। आप बढ़ा जाओ ना, आप बड़ा सोचो, आप वैज्ञानिक स्तर पे सोचो, आप ये सोचो, उस तरह से PhD के लेवल पे जाओ। तो वहाँ वो एक टर्निंग पॉइंट था, अगर शायद मैं वहाँ नहीं जाता तो उतनी चीज़ें नहीं पता चलती। जैसे आपने एग्ज़ाम आपका हुआ, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, कोई ऐसी बात आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहो? जी देखिए, ये जो एग्ज़ाम होती है ये स्टाइपेंडरी ट्रेनी नाम से होती है, तो उसमें मतलब इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट है, जैसे कोलकाता में VECC है, इंदौर में RR कैट है। ये पहले क्या थे अपने मतलब 5-7 2-3 ऐसे पोस्ट आते थे, तो जहाँ 2 भी पोस्ट आती, 1 भी पोस्ट आती, OBC की 1 भी पोस्ट है तो वहाँ भी मैं चला जाता कि भाई चलो जाके आते हैं, फ़ाइट करके आते हैं। तो नहीं हुआ। अब 8-9 प्रयास, लगभग मैं बता रहा हूँ 8-9 प्रयास में नहीं हुआ। मैं लगभग 2020 के बाद इसी की तैयारी में था, लेकिन नहीं हो पाया। अब 2022 में इंदिरा गांधी एटॉमिक सेंटर है ना, तो ऐसा है कलपक्कम में है, तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद नॉट इंटरव्यू, रिटन क्वालिफाई हो गया। फिर मैं इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू में लगभग फिज़िक्स के 55 विद्यार्थी थे, तो वहाँ 10-11 सीटें थी, तो 55 विद्यार्थी थे। तो मेरा यकीन नहीं मानोगे, उनमें नीचे से दूसरे या तीसरे स्थान पे था। तो नीचे से दूसरे तीसरे स्थान पे होने के बाद उम्मीदें लगभग टूट जाती है, अब मनोबल पूरा गिर जाता है। लेकिन फिर भी ये दोबारा वैकेंसी आई, दोबारा हमने उसी तरह से तैयारी की, दोबारा वही किताबें पढ़ी, वही इंटरव्यू की तैयारी की, और इस बार मैंने OBC में प्रथम रैंक प्राप्त कर लिया। किस दिन आपने सोचा था कि मुझे वैज्ञानिक बनना? क्योंकि बच्चा होता है, उसके एक सपना होता है, फिर वो जब पढ़ाई की, एजुकेशन की लाइन में से जुड़ता है तो उसका एक टारगेट हो जाता है। आपने किस दिन सोचा था कि मुझे इस पद पे इस तरह से बन के दिखाना है? जी देखिए, आप हमारे समाज की बात करेंगे, बच्चों का कभी सपना वैज्ञानिक होना नहीं होता, सीधा या तो डॉक्टर होना होता है, या इंजीनियर होना होता है, या टीचर को देखते हैं टीचर बनना है। तो वैसे से कुछ मेरे थे,
लेकिन फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, चीज़ें चलती रही। वो होता है कभी आप फ्लो के साथ आगे बढ़िए, कभी आप अगेंस्ट द फ्लो जाइए, तो उस तरह से आगे बढ़े। लेकिन वो जो पॉइंट था ना, बीएससी थर्ड ईयर में मैंने जो IIT जैम की कोचिंग की थी, तो वहाँ से पता चली कि हाँ भाई कुछ चीज़ें होती है, हम वैज्ञानिक की तरफ जा सकते हैं, हम रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद MSc का जो एडमिशन हुआ वो सब बिल्कुल। आपको काफ़ी युवा देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, आपकी तरह ही वो भी एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे? जी देखिए, मैं बताऊंगा कि मैंने लगभग 8 से 9 प्रयास दिए। मैंने आपको बताया एक ही चीज़ के 8-9 प्रयास दिए। हर बार वही किताबें पढ़ना आसान नहीं होता जी, है ना। लोग 1-2 प्रयास में छोड़ देते हैं कि भाई नहीं हो रहा। हालांकि मैं ये भी कहूँगा मेरा आज तक नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। मेरा ये प्रबल इच्छा थी, लेकिन मैं तैयारी किया, उस दिशा में मैं नहीं बढ़ पाया। वो एक कमी है, हालांकि मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं 8-9 प्रयास किए, फिर उसके बाद आप उस स्तर पे भी गए हो जहाँ पे आप नीचे से टॉप कर रहे हो। फिर वहाँ से उठना, आप परिवार को भी संभाल रहे हो, साथ में आप टीचिंग भी कर रहे हो। मैं पिछले 3-4 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो वो भी कर रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, वो भी पढ़ भी रहे हो। तो वो सब कुछ करना आप कर सकते हो। मैं मेरे अनुमान से बता रहा हूँ, मैंने जो किया है उस हिसाब से आप भी कर सकते हो। अब कई बच्चों को ये होता है कि भाई इसमें तो एक ही पोस्ट है, इसमें तो 2 ही पोस्ट है। तो आप मुझे देखिए ना, मैंने OBC में प्रथम रैंक, तो आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए। आप उस हिसाब से, उस सोच के साथ जाइए। हम भी गए हैं, आप भी जाइए, बिल्कुल होगा आपका। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे आप? जी सबसे पहले तो मेरी मम्मी, जिन्होंने बिल्कुल हर मतलब देखो हर बच्चे की सबसे पहली माँ ही होती है, तो मम्मी है। तो उन्होंने सिलाई करके परिवार को संभाला, ना ही सिर्फ परिवार को संभाला, पढ़ाया। जहाँ भी आर्थिक रूप से ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे इमोशनल रूप से ज़रूरत पड़ी, पापा हैं और आसपास के गुरुजन हैं। और लगभग जिन्होंने भी मुझे इस जर्नी के दौरान साथ दिया, वो सभी श्रेय के हकदार हैं। चैलेंजेस आते हैं, आदमी एक मंजिल पे जाता है और चैलेंजेस से आदमी बिखर जाता है, और आपकी तरह कोई मेहनत और संघर्ष करता वो निखर जाता है। तो आप अपनी अभी तक की लाइफ में कौन से वक्त को कहते हो कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज था? जी बड़ा चैलेंज तो 12वीं के बाद निकलते ही होता है, क्योंकि आपके सामने कई से रास्ते खुलते हैं। अब परिवार बिल्कुल आर्थिक रूप से असक्षम है, पढ़ाने में असक्षम। मेरी दीदी की पढ़ाई छूट चुकी थी पैसे के लिए ही, तो वहाँ पे मैंने मतलब घर पे रह के काम नहीं चल सकता। तो हमने जैसे वो 1-1 रुपए की चुस्की आती है, पेप्सी आती है, तो बना के बेचने का काम भी किया है, सेल्समैन का, दुकान दुकान जाके उस तरह से। तो घर पे ही बनाते थे, पापा, दीदी, मैं, ये तो बनाते थे, बेचते थे। मम्मी का सिलाई में हाथ बटाया है। फिर उसके बाद मैंने ई-मित्र पे भी काम किया है। तो वो उस तरह के संघर्ष थे, है ना। तो अगर आदमी के जीवन में संघर्ष ना आए तो वो आदमी निखर नहीं सकता। संघर्ष आने बहुत ज़रूरी है ना। संघर्ष आए तब मैं आज यहाँ पे हूँ, शायद नहीं आते तो मैं नहीं होता। देख लीजिए चंद्र प्रकाश प्रजापति ने कितना संघर्ष किया है और किस तरह से इनकी जो लगन और मेहनत है वो सबके सामने है। आज इनका परिवार ही नहीं बल्कि इनका पूरा गांव बहुत ज़्यादा अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे बीच एक ऐसा हीरो जिसने ना केवल अपनी लगन और मेहनत से चौंकाया है बल्कि पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आया है। ऐसे हीरोज़ को जनमानस शेखावाटी सैल्यूट करता है और आप तमाम दर्शकों की ओर से चंद्र प्रकाश प्रजापति को बधाई देता है। मैं कैमरामैन विकास के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।